हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, आजकल बीए फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं एसटी एसयू के, उससे संबंधित तैयारी कराई जा रही है हिंदी मिरर पर। स्टूडेंट के 2 एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हुई है। हिंदी और पॉलिटिकल की पेपर भी काफ़ी अच्छा आया था और तैयारी जो कराई थी उसमें से पेपर आप लोगों का बना भी है। चलिए, अब आपका कल इको का पेपर है, उसकी तैयारी करते हैं। इससे पहले आपको जो है 3 वीडियो प्रोवाइड हो चुकी हैं हिंदी मिरर की तरफ से। 2 आपके एमसीक्यू बेस की मिल चुकी हैं आपको फर्स्ट पेपर, 2 आपको फर्स्ट पेपर की मिल चुकी हैं, 1 आपको सेकंड पेपर की मिल चुकी है एमसीक्यूज़ बेस, और 1 आपको वीडियो मिली है आपके प्रीवियस पेपर की। प्रीवियस पेपर जो है आपका सॉल्व नहीं कराया था, उसका रीज़न था कि जब आप उसको सॉल्व करेंगे खुद से तो क्या होगा, आपको और भी चीज़ों का पता चलेगा, इसलिए वो सॉल्विंग नहीं कराई गई थी। तो जो प्रीवियस का पेपर है उसको सॉल्व कीजिए, जो आपको वीडियो मिल रही हैं उनको उनके क्वेश्चंस कीजिए। थोड़ा पैटर्न में इस बार आपका आज बदल कर लेकर आऊँ, समझाती हूँ अभी थोड़ी देर में। उससे पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि फर्स्ट पेपर की जो 2 वीडियो मिल चुकी हैं उनको भी देखिए, और आज आपको 2 वीडियो मिलेंगी। 2 वीडियो में आपको 133 के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे। पहली में आपको 60 और फिर दूसरी में आपको 73 के आसपास। थोड़ा इस बार भी पैटर्न चेंज है, तो देखते रहिए, बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर बनता है, ठोकिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में क्या है, शेयर करने से क्या होता है, आप जैसे ही स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट हैं जो एसडीएसयू से जुड़े हैं बीए फर्स्ट ईयर से, तो उनकी भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है आज आपके। तो पहली स्लाइड में जो आपके प्रश्न बन रहे हैं वह बने हैं पहले लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसे कि मैंने आपको बताती हूँ कि यहाँ से आपके एमसीक्यू ज़रूर बनते हैं, इनके आंसर आप खुद से सर्च करिए। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप इसमें 4-4 पेज के आंसर तैयार कीजिए, इसमें शॉर्ट वे में 1 लाइनर आप आंसर तैयार कीजिए अपने। उससे क्या होगा, आपका जो है जितनी भी आपके जो है सिलेबस में यूनिट्स हैं सब में आपका जो है ध्यान निकल जाएगा कि हाँ इसमें ये है, इसमें ये है। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि उनको हम देखने से ही, देखकर ही हमें याद आ जाते हैं कि वो क्वेश्चंस हमने वहाँ पढ़ा था, है ना। चलिए, तो हो गए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। चलते हैं अब आपके एमसीक्यू की स्लाइड पर चले आते हैं। इस स्लाइड में आपको क्वेश्चंस मिले हैं, आपको इसको क्वेश्चन मिले हैं 5। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध क्या है। और दोस्तों स्टूडेंट, इस वाले पेपर जो आपकी ये वाली वीडियो है, इसमें लास्ट की आपकी 3rd, 4th और 5th, पता है ना आपके सिलेबस में 5th यूनिट है फर्स्ट पेपर में, तो इसमें आपकी 3rd, 4th, 5th तीनों यूनिट कवर करने की कोशिश की है मैंने। चलिए देखते हैं प्रश्न आपके। पहला प्रश्न, परिवर्तन अनुपात के नियम का संबंध है, तो इसका आंसर आपका जाएगा अल्पकाल से होता है। बहुत अच्छा प्रश्न। समान प्रतिफल नियम के अनुसार परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करने के साथ साथ क्या होता है, तो इसमें जो है सीमांत उत्पादन घटने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान प्रतिफल का नियम केवल उद्योगों में ही लागू होता है, केवल खेती में ही लागू होता है, या फिर उद्योगों पर बिल्कुल नहीं लागू होता है, या फिर एक समय के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर लागू होता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या जाता है। तीसरे का आंसर जाता है आपका एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर यह लागू होता है। कौन? ह्रासमान प्रतिफल का नियम। उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय है, तो इसमें बताना है हमने कि उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय है। तो 4th का आंसर अगर आप सोच रहे हैं बी, तो बिल्कुल सही ही है। साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध क्या होता है? उत्पादन फलन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर नोट डाउन करें इसको। चलिए अब देखते हैं आपका 5वें का क्वेश्चन क्या है। 5वां है आपका, परिवर्तनशील अनुपात का नियम हमें उस स्थिति के बारे में बताता है कि जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि केवल स्थिर साधनों की मात्रा बढ़ाकर की जाती है, स्थिर और परिवर्तनशील दोनों की मात्रा बढ़ाकर की जाती है, या केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाकर की जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5वें का आपका आंसर जाएगा स, केवल परिवर्तन साधनों की मात्रा बढ़ाकर की जाती है। क्या की जाती है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम हमें उस स्थिति के बारे में बताता है कि जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि केवल परिवर्तन साधनों की मात्रा बढ़ाकर ही की जा सकती है।
तो इस प्रकार से आपके 5 प्रश्न तैयार हो चुके हैं और पाँचों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न आपके यहाँ पर हैं, किसे कहते हैं जरूर तैयार कीजिए। विशेषताएं 2-4 पढ़ लीजिए। सिद्धांत तकनीकी राजदंड का सिद्धांत किसे कहते हैं पढ़ लीजिए, 1-2 परिभाषा इसकी याद कर लीजिए। ये रहने दीजिए। न्यूनतम लागत संयोग किसे कहते हैं ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, डेफिनेशंस तैयार कर लीजिए इसकी। चलिए देखते हैं एमसीक्यूज इसके। एमसीक्यूज है आपका पहला, समोत उत्पाद वक्र क्या है, तो बताना है इसमें क्या है समोत उत्पाद वक्र। इस स्लाइड में आपको मिलेंगे 7 प्रश्न, ठीक है। तो पहले का आपका जाएगा दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे समान उत्पादन मिलता है। तो समोत उत्पाद समान, यहाँ समान याद रखना, यहाँ पर समोत उत्पादन याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट स्लाइड पर है, चलिए देखते हैं। समोत उत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होते हैं। समोत उत्पाद वक्र की यह विशेषता आधारित है। अब तो हमने जाना था कि समोत उत्पाद वक्र क्या होते हैं, लेकिन अब ये जानना है कि इसकी विशेषता क्या हो सकती है इन चारों में से। तो इसका आंसर जाएगा अतकनीकी प्रतिस्थापन की ह्रासमान दर। विस्तार पथ को कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन करें। तीसरे का आपका जाएगा अनुपात रेखा को। विस्तार पथ किसको कहते हैं, अनुपात रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्तार पथ की ढाल निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है विस्तार पथ की ढाल। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से सोचिए, जल्दी से आंसर सोच लीजिए। ये नहीं कि मैडम बताएंगी तो तभी हम करेंगे। जैसे ही मैं प्रश्न आपका पढ़ती हूँ या मेरे पढ़ने से पहले ही आप फटाफट इन पर निगाहें दौड़ाई कीजिए और फटाफट आंसर सोचा करें अपने मन में कि ये आंसर इसका हो सकता है। एमसीक्यू करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में आंसर एकदम से क्लिक कर जाना चाहिए कि ये इसका आंसर होगा। फिर जैसे ही आंसर आपके सामने हम बताते हैं तो उससे मैच करिए कि मैच कर रहा है, फिर देखिए कितने आंसर आपके सही जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आपका क्या जाएगा। अनुपात रेखा हो चुका है। विस्तार पथ की ढाल निर्भर करती है किस पर, फोर्थ का आपका जाएगा उपरोक्त दोनों साधनों की कीमत सापेक्षता पर भी और समुत्पाद वक्रों की आकृति पर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5, 6, 7 क्वेश्चन आपके इसमें हैं, तो 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक उत्पाद का संतुलन स्थापित होता है जबकि समलागत रेखा समोत्पाद वक्र को स्पर्श करती है। समलागत रेखा समोत्पाद वक्र को काटती है या फिर समलागत रेखा एक्स अक्ष को छुए, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5वें का आपका जाएगा समलागत रेखा समोत्पाद वक्र को स्पर्श करे, एक उत्पाद का संतुलन स्थापित तभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समोत्पाद वक्र का ढाल और समलागत रेखा का ढाल बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे उसको, साधनों का न्यूनतम लागत संयोग। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है आपका। साधनों के अनुकूलतम संयोग को जानने के लिए पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए संयोग को जानने के लिए। तो आपका इसमें आंसर क्या जाएगा, 7 में जाएगा आपका उपरोक्त दोनों ही पता होने चाहिए, समुत्पाद मानचित्र भी और समलागत रेखा भी। प्रकार से यहाँ पर 7 प्रश्न आपके कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके आंसर शुरू हुए हैं 2 से, पहला क्वेश्चन नहीं है, तो इस प्रकार से वैसे 7 थे इसमें, तो अब आपको 6 मिलेंगे यहाँ पर प्रश्न, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। समोत्पादन वक्र मूल की बिंदु की ओर उन्नतर होते हैं, समोत्पादन वक्र की विशेषता आधारित है। ये प्रश्न आपके रिपीट हो चुके हैं यहाँ पर, ये वाले प्रश्न आपके फर्स्ट स्लाइड में थे, तो इसको भी हम हटा देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आ गए हम पैमाने पर, जो पैमाने वाली आपका टॉपिक है उस पर आ चुके हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पैमाने के प्रतिफल के विचार को समझिए, इसको समझना है आपको, आज ये थोड़ा परेशान कर रही हैं। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल को परिभाषित, 2-3 परिभाषा पढ़ लीजिए। सामान्य स्थिर प्रतिफल को परिभाषित कीजिए, पढ़ लीजिए इसको भी। घटते हुए प्रतिफल को परिभाषित कीजिए, इसकी भी 2-3 डेफिनेशंस तैयार कर लीजिए। इस प्रकार के ये रहने दीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपके एमसीक्यूज। इस वाली स्लाइड में आपको मिलेंगे कितने, इसमें आपके प्रश्न बने हैं 10, 9,
ठीक है, 9 प्रश्न बने हैं इस वाली स्लाइड में। चलिए पहला प्रश्न है, पैमाने के प्रतिफल में कुछ साधन स्थिर रहते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील, सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, सभी साधनों की मात्रा में एक ही अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, सभी साधन स्थिर रहते हैं। तो पैमाने के प्रतिफल में जो आपका आंसर सही जाएगा, इसका जाएगा आपका सभी साधनों की मात्रा में एक ही अनुपात में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे है? तो दूसरे का आपका जाएगा दीर्घकाल से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत आपके लिए ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हम तीसरे प्रश्न पर। पैमाने के वर्धमान प्रतिफल लागू होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? तो तीसरे का आपका उपरोक्त सभी जाएगा, आकार की कुशलता भी, अविभाज्यता भी और विशिष्टीकरण भी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। उत्पत्ति के पैमानों को बढ़ाने के लिए उत्पत्ति के साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है, साधनों का अनुपात क्या हो जाता है? तो फोर्थ का आपका आंसर जाएगा अपरिवर्तित रहता है। यदि उत्पत्ति के साधनों को 30% से अधिक बढ़ाया जाए व परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा में 50% की वृद्धि हो जाए तो हम कहेंगे कि नियम लागू हो रहा है। प्रश्न अच्छा है। तो देखिए कौन सा नियम लागू होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर नियम लागू होगा पैमाने के स्थिर प्रतिफल। ठीक है, अनुपात एवं पैमाना का विचार क्रमशः संबंधित है। तो यहाँ पर बताना है, क्रमशः का मतलब तो आप समझते होंगे ना कि अनुपात का पहले आएगा और पैमाना के बाद में आएगा। तो 6 का आंसर आपका जाएगा ब, अल्पकाल और दीर्घकाल। अनुपात का मतलब क्या है? अल्पकाल, और पैमाना का मतलब क्या है? दीर्घकाल। दोनों ही प्रश्न आप अलग अलग पढ़कर आ चुके हैं, यहाँ आपको एक साथ मिले हैं, तो दोनों ही तरह से तैयारी कीजिए, प्रश्न किसी तरह से भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके 9 है ना, आ गए हम 7 पर। दीर्घकालिक उत्पादन फलन का संबंध किससे है? उत्पत्ति ह्रास नियम से, परिवर्तनशील अनुपात के नियम से, पैमाने के प्रतिफल से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो जल्दी से सोचिए 7 का आंसर क्या जाना है? 7 का आंसर जाएगा सा, पैमाने के प्रतिफल से। आंतरिक एवं बाहरी बचतों के कारण उत्पन्न होती है। क्या होती है आंतरिक बाहरी बचतों के कारण? इसमें से देखना है। तो 8 का आपका आंसर जाएगा सा, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन साधन मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तब उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? तब पैमाने के घटते प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। तो 9 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वही आपके प्रश्न आ चुके हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं इस वाले में। अब हम आए हैं आपकी बचत पर। क्या होती है? तो स्लाइड ही इतना दुखी कर रही है आज। अरे ये तो बिगड़ गई आज अच्छे से शायद। ओहो, अब देखते हैं इसको कहाँ जाएगी। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न क्या है? आंतरिक या बाह्य बचतों में अंतर देख लेना, 1-2 अंतर देख लेना, आप कारण देख लेना, बचतों के प्रकार जरूर देखिए। यहाँ पर बाह्य बचत कितने प्रकार की होती है, आंतरिक बचत कितने प्रकार की होती है, इनके प्रकार जरूर पढ़ लीजिए। प्रतिस्थापन लोच क्या है? लोच से जरूर प्रश्न बनेंगे, क्योंकि लास्ट का पेपर आप उठाइए, लोच से काफ़ी प्रश्न बने हैं आपके। चलिए देखते हैं अब MCQs क्या कहते हैं। यहाँ पर आपके MCQs लिए गए हैं 5। चलिए देखते हैं। पहला आपका क्या है? बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं, किससे प्राप्त होती हैं? तो पहले का आपका आंसर जाएगा बहुत सी फर्मों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका उत्पादन को एक सीमा से अधिक बढ़ाने पर प्राप्त होती है। जब उत्पादन को आपने एक सीमा से अधिक बढ़ा दिया है तो उससे क्या प्राप्त होगा आपको? तो उससे प्राप्त होगा आपको अबचतें, बचत नहीं अबचतें प्राप्त होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। यहाँ पर तो था उत्पादन की सीमा से अधिक, यहाँ पर केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होगा? तो थर्ड का आंसर जाएगा अबचतें। यहाँ पर भी अबचत हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीमा तक उत्पादन का पैमाना बढ़ाने पर औसत लागत क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, क्या होता है? बताना है आपको। तो फोर्थ का आंसर जाएगा घटती है। जब एक सीमा का उत्पादन का पैमाना बढ़ता है तो औसत लागत घटती है, याद रखिए ये।
दीर्घकाल में यदि आदर्श उत्पादन बिंदु के उपरांत उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया जाता तो प्राप्त होती, क्या प्राप्त होती इसमें, तो पाँचवें का आपका जाएगा अ बचते। तो इसको ध्यान रखिए, सारे प्रश्न के आंसर अ बचते बन रहा है। तो प्रश्न पढ़िए ध्यान से, आंसर जो है मैंने कहा था ना कि आंसर वहीं रहते हैं, वहीं खड़े रहते हैं, क्वेश्चंस बदलते हैं। यहाँ पर प्रश्न कितने सारे बदल गए लेकिन आंसर सबका आपका एक ही जा रहा है। तो वो चीज़ तो हमेशा याद रखिए जो मैंने आपको फार्मूला बताया है कि प्रश्न बदलते हैं, आंसर एज ए इट रहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं आपका बचत से ही नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, ये आंतरिक बचत वाला रिपीट हो चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आपकी ये रिपीट हो चुकी है स्लाइड। अब आते हैं हम मौद्रिक लागत, जो मौद्रिक लागत होती है उसका क्या आशय है। वास्तविक लागत से आप क्या समझते हैं, अवसर की, एक मिनट इसको थोड़ा जूम करेंगे, अब नहीं जाएगा ये कहीं। चलिए देखते हैं मौद्रिक लागत से क्या आशय है, पढ़ लीजिए। वास्तविक लागत से क्या तात्पर्य है, इसको पढ़ लीजिए। सीमांत लागत से क्या तात्पर्य है, इसको पढ़ लीजिए। 3 प्रश्न तो इसमें से पढ़ लीजिए। चलिए आपके अब चलते हैं MCQ की स्लाइड पर। आ चुके हैं हम मौद्रिक लागत पर, इसमें प्रश्न मिलेंगे आपको 10। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है मौद्रिक लागत में शामिल होता है, क्या होता है मौद्रिक लागत में शामिल, तो इसमें शामिल होते हैं उपरोक्त तीनों, ठीक है, तीनों ही इसमें शामिल होते हैं, सामान्य लाभ भी, व्यक्त लागतें भी और अव्यक्त लागतें भी। ध्यान से पढ़िए, प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यहाँ ये पूछा जा चुका है तो आगे भी इनमें से प्रश्न बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिर लागत नहीं है, बताना है दूसरे में कौन सी स्थिर लागत नहीं है। तो कच्चे माल की जो लागत है वह स्थिर नहीं है, ब्याज, बीमे का प्रीमियम, फैक्ट्री का किराया, ये सब स्थिर लागत होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत में अंतर क्या होता है, बढ़ता जाता है, स्थिर रहता है, घटता जाता है, फिर घटता या बढ़ता रहता है। तो तीसरे में अगर आप लगा रहे हैं बढ़ता जाता है तो बिल्कुल सही है, नंबर जोड़ते चलिए। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव क्या कहता है, तो ये कहता है कि केवल परिवर्तनशील लागतों पर ही पड़ता है। जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव है वह किस पर पड़ता है, केवल परिवर्तनशील लागतों पर ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप उत्पादन बंद कर देने पर क्या होगा, स्थिर लागतें बढ़ जाती हैं, परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती हैं, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं या स्थिर लागतें शून्य हो जाती हैं। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो पाँचवें का आपका आंसर जाएगा सब, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए देखते हैं आपका 6 प्रश्न क्या कह रहा है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर घटता जाता है, बढ़ता जाता है, स्थिर रहता है, कभी घटता है और कभी बढ़ता है। तो 6 का आंसर जाएगा स्थिर रहता है। अब चलते हैं 7 प्रश्न पर, आपके आ चुके हैं हम 7 पर। स्थिर लागतें वे लागतें होती हैं जिन पर उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कीमत में शामिल नहीं होती, जो उत्पादन के अनुसार बदलती रहती हैं, जो उत्पादन बंद कर देने पर ही समाप्त होती है, वैसे स्थिर रहती हैं। तो 7 का आपका आ जाना चाहिए, जिन पर उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन है अल्पकाल में, प्रश्न आप पढ़ चुके हो, दीर्घकाल, अल्पकाल सब पढ़ चुके हो आप। तो 8 में क्या है, अल्पकाल में क्या होता है, इसमें से आपका जाएगा स्थिर और परिवर्तनशील दोनों प्रकार की लागतें होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, निम्न में सही अंकित करना है, सही अंकित किस करना है इसमें, एक मिनट कहाँ गए क्वेश्चन, ये रहा। यहाँ पर 10 है आपका, फिर 9 है पहले, फिर 10 है। ये तो स्लाइड आज दुखी करने पे लगी पड़ी है मुझे, अच्छे वाला। चलिए देखते हैं, आज आप लोग भी कहेंगे मैडम ने पता नहीं क्या कर दिया आज की स्लाइड में। इसको थोड़ा जूम करते हैं तब नहीं जाएगा कहीं, ये तो जा ही रहा है। आज वीडियो पूरी करने देगा या नहीं आज ये, चलिए देखते हैं, वैसे ही देखते हैं। चलो इसको बिना छुए ही, हम ये छूने से परेशान कर रहा है आज। निम्न में से सही अंकित की करना है आपको, तो 9 का आंसर आप लगा लीजिए और, ठीक है। और औसत परिवर्तनशील लागत है तो 10 का आप लगा लीजिए लास्ट वाला द,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। इस वाली स्लाइड ने तो दुखी कर दिया हमें, इसको देखते हैं, अब नहीं जा रहा है कहीं है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर है, फर्म के साम्य से क्या तात्पर्य है और कुल आगम कुल लागत विधि द्वारा फर्म का साम्य कैसे निर्धारित होता है, इसको देख लीजिए। और यहाँ पर MR=MC है तो फर्म की अधिकतम लाभ क्यों मिलता है, समुच्चय बिंदु को स्पष्ट करना है, उत्पादन बिंदु क्या है, उत्पादन बंद बिंदु क्या है। ये प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हो। इस वाली स्लाइड में आपको प्रश्न मिलेंगे 5, ठीक है। इस वाली स्लाइड में आपके जो हैं 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं और मैंने आपको कहा था कि कुछ अलग आपके लिए लेकर आए हैं आज। तो इस वाली स्लाइड के जो 3 प्रश्न हैं इनके MCQs आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे या फिर आप अपने तैयारी के लिए इनको तैयार कीजिए, ठीक है। ये तीनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं। कुछ प्रश्न आज की स्लाइड में मैं ऐसे लेकर आई हूँ कि जो आपको खुद करने हैं। ये वाले जो 60 क्वेश्चन हैं इसमें सिर्फ आपको 3 मिलेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, नेक्स्ट वीडियो में भी आपको 6 या 7 के आसपास खुद करने के लिए प्रश्न मिलेंगे, तो इनको करिए। और अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए, अगर नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैडम ये नहीं मिले हैं, इनके आंसर बता दीजिए, तो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर आपकी। अब आ गए हैं हम बाज़ार पर। क्या है बाज़ार, यहाँ भी आकर बाज़ार में भी दुखी कर रहा है ये। चलिए देखते हैं आपका बाज़ार किसे कहते हैं, पढ़ लीजिए डेफिनेशंस, विशेषताएं देख लीजिए 2-4 लाइनों पर। अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बाज़ार कौन से हैं याद कर लीजिए। विशेषताएं में 2-3 लाइनें तो देख लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। इस वाली स्लाइड में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। बाजार के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व क्या है, देख लीजिए क्या होगा इसके लिए आवश्यक तत्व। तो इसमें होता है स्पर्धात्मक दशा। क्या है आवश्यक तत्व, जो स्पर्धा होती है, जानते हैं ना स्पर्धा क्या होती है, तो वही चीज़ बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वो चीज़ है ना। चलिए देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता को अच्छी परिभाषा श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने देते हुए कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादक की उपज की मांग क्या हो जाती है, उपज की मांग में क्या होता है। दूसरे प्रश्न, आज तो ये दुखी कर रहा है तो माइंड भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ये। चलिए दूसरे का आंसर देख लीजिए, सा पूर्णतः बेलोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार संबंधी कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं, इनमें से गलत बताना है। 4 विशेषताएं हैं, मैंने कहा था ना कि विशेषताएं पढ़ लीजिए, 2-4 लाइनें तो पढ़ ही लीजिए, तो 4 ही लाइन आई हैं देखो इसमें, तो देखना है इसमें आपको कि इसमें कौन सी गलत है। तो 3 इसमें सही है, 1 इसमें से कोई गलत है। तो इसमें से कीमत पर फर्म का नियंत्रण यह गलत है, फर्मों की अधिक संख्या सही है, मांग लोचपूर्ण है सही है, समरूप वस्तु वो भी सही है। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते नहीं तो फिर ये उधर जाएगा। अपूर्ण प्रतियोगिता से निम्न विशेषता संबंधित नहीं है, तो 4 का आंसर जाएगा समरूप वस्तु नहीं है। और अपूर्ण प्रतियोगिता से संबंध फर्मों की अधिक संख्या, मांग लोचपूर्ण, कीमत पर कुल नियंत्रण, ये सब इससे संबंधित है, समरूप वस्तु इससे संबंधित नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या होती है, 1 होती है, कुछ या थोड़े या फिर बहुत ज़्यादा। तो 5वें का आपका बा जाएगा, कुछ या थोड़े होती है अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या। बहुत अच्छे प्रश्न थे इस वाली स्लाइड के बाजार से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आपके क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आपका आ गए हैं उद्योग बाजार की कीमत में ही है। यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग द्वारा कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, अंतर छोड़ दीजिए, साम्य का स्पष्ट कर लीजिए, साम्य की क्या शर्तें हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कुछ ज़्यादा नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, 2-4 प्रश्न इसमें से MCQs के निकाल लें। इस स्लाइड में भी आपको 5 ही प्रश्न मिले हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की अच्छी परिभाषा, ये तो आपका दोबारा रिपीट हो रहा है प्रश्न, तो इसको आपने ऊपर कर ही लिया है। चलिए दूसरा देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में व्यक्तिगत क्रेता अथवा विक्रेता का क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या जाना चाहिए। दूसरे का आपका जाएगा बाब, ये उधर उधर ना भागे, ये दुखी करेगा। चलो नहीं चला गया भाई, हम तो जा रहे थे कि नहीं जाएगा, और इसने परेशान किया आज अच्छे वाला हमको। चलिए ऐसे ही आप लगा लीजिए, ये आज का पेन आपको दुखी कर रहा है और मुझे भी, ये देखिए।
चलिए छोड़िए, आज इसको यूज करते ही नहीं पेन को। दूसरे का आप आंसर लगा लीजिए ब, ठीक है, विशेष महत्व नहीं होता है। अब देख लीजिए तीसरे का क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए, तीसरे में आप लगा सकते हैं स, एम आर इज इक्वल टू ए आर। फिर 4 का है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में क्या होता है। फोर्थ में आपका आंसर जाएगा द, उपरोक्त सभी, एम आर इज इक्वल टू एम सी भी, ए आर इज इक्वल टू एम आर भी और एल ए सी इज इक्वल टू प्राइज, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे ही जाएंगे। चलिए शुरू हो गया, ये लास्ट में आके लगा है ना। चलिए 5वें का देखते हैं, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सामय की अवस्था में एक फर्म क्या होती है। एक फर्म न्यूनतम लागत फर्म होगी। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर सामय की अवस्था में एक फर्म न्यूनतम लागत फर्म होगी। बहुत अच्छे प्रश्न थे इस वाली स्लाइड के, थोड़ा परेशान तो किया है पेन ने, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इसको देख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आपकी नेक्स्ट स्लाइड में भी आपके प्रश्न हैं 5 प्रकार से आपके प्रश्न बन चुके हैं। 55 है ना, मैंने कहा था ना 60 के आसपास है, तो 55 हम कर चुके हैं। अब आते हैं इसमें आपके बाज़ार की कीमत में अंतर है सामान्य काल में, ये प्रश्न भी रिपीट हो चुके हैं इस वाली स्लाइड में, ठीक है। तो अब इसके आपके 55 ही प्रश्न बन रहे हैं, बाकी प्रश्न आपके नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आते हैं। हाँ, एक चीज़ और है आपके लिए, एक स्लाइड और है, उसमें प्रश्न हैं, उनको भी आप खुद से सॉल्व कीजिए, इस वाले के भी ले लीजिए। ये 6 प्रश्न हैं, इनको देख लीजिए, इनके 6 के आंसर आपको ही देने हैं। हाँ, अगर नहीं होते हैं तो शाम तक आपको जब दूसरी वीडियो मिलेगी तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैडम जो मैंने शुरू में 3 दिए और 6 प्रश्न आपके ये हो चुके हैं। 9 क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से करने हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो बताइए, इनके आंसर आपको सेकंड वीडियो तक मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। पसंद आई है तो क्या करेंगे आप, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे प्लस शेयर करेंगे, और हिंदी मिरर का अगर लाल बटन नहीं दबाया है तो दबा कर जाएंगे और बेल आइकन को हिट करके जाएंगे, क्योंकि ये भी हिस्ट्री की तैयारी करनी है, इको के सेकंड पेपर की तैयारी करनी है। हो सकता है जिन बच्चों के पास सोशलॉजी है उसकी भी तैयारी आपको करा दी जाए, लेकिन पेपर तो प्रोवाइड आपको सेकंड करा दिया गया है, फर्स्ट पेपर का भी अरेंज नहीं हुआ, करते हैं, देखते हैं। तो हिंदी मिरर के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और अपना प्यार और साथ हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बनाए रखिए।